हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। चलिए, इस पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड से एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे आज। इसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। मनु भंडारी जी ने लिखा है। आइए इनका जीवन परिचय और उसके बाद हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी, और इसकी जो लेखिका हैं वो है मनु भंडारी। तो देखिए, इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। परंतु उनके इंटर तक की जो शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, यानी कि आज से 3 साल पहले इनका देहांत हुआ था। ठीक है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह है ये, और आपकी बंटी, महाभोज ये उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी थी। ठीक है। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की पुरस्कार शामिल है। मनु भंडारी की कहानियां जो हैं हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाएं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो देखिए, ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, एक कहानी यह भी, के संदर्भ में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मनु भंडारी ने जो पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। जो ये कहानी है, एक कहानी यह भी, ये प्रॉपर कोई आपकी आत्मकथा नहीं है। यानी कि आत्मकथा जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण घटनाओं को एक सीक्वेंस में, जो है एक क्रम में लिखा जाता है, लेकिन ये जो है आपकी प्रॉपर एक आत्मकथा नहीं है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तित्वों और घटनाओं के बारे में लिखा है। अब यहाँ पर आत्मकथा यानी कि कुछ कुछ घटनाएं यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की, फिर अपने कॉलेज की और बाद की घटनाओं के बारे में लिखा है। प्रॉपर आत्मकथा ये नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में और घटनाओं के बारे में लिखा है, जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित और अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी, उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। तो उन्होंने यहाँ पर इस कहानी में अपने पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी जो कॉलेज की प्राध्यापिका थी, उन शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने यहाँ पर जो है बताया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? एक तो उनके पिताजी और साथ में उनकी जो कॉलेज की प्राध्यापिका थी, उन्होंने। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक जो पड़ाव हैं को प्रकट किया है। और ये घटना है 1946 और 47 की, जो आजादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका जो उत्साह, ओज और संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो उस समय की घटना, मतलब वहां पर उस समय जो है इनका जन्म हुआ था। तो अब देखिए, ये जो कहानी है, एक कहानी यह भी, ठीक है, क्या यहाँ पर बताया है लेखिका ने? तो कहती हैं, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी,
लेखिका बताती हैं कि उन्होंने जन्म कहाँ लिया था, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। लेखिका लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यहाँ लेखिका बताती हैं कि वो कहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। लेकिन अब जिन घटनाओं के बारे में, जिन यादों के बारे में, वो जिन व्यक्तित्व के बारे में, जिन यादों के बारे में वो यहाँ लिखती हैं, वो कहती हैं कि उनकी जो यादों की जो सिलसिला है वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान में जहाँ वो रहा करती थी, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि ऊपर की मंजिल पर उनके पिताजी रहा करते थे, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे पिताजी, या फिर जो है डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन आप जानते हैं, एक ही शब्दों को बार बार बोलना, ठीक है। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी और व्यक्तित्व विहीन माँ, ठीक है। अब उनकी जो माताजी थी वो रहती थी अपने बच्चों के साथ नीचे वाले मंजिल में। अब क्या बताया मनु भंडारी ने, लेखिका ने क्या कहा कि उनकी जो माँ थी वो बेपढ़ी थी, यानी कि उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ थी। और कहती है व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से, अब देखो ऐसा क्यों उन्होंने कहा, सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। कहती थी कि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, वो हमारे और पिताजी की इच्छाओं के अनुरूप चला करती थी। और अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अब बताते हैं कि अब क्योंकि अजमेर की बात कर रहे हैं जहां वो 2 मंजिले मकान में रहते हैं, लेकिन कहते हैं अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। किसका? लेखिका के जो पिता हैं उनका वहां पर इंदौर में क्या था? प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और नाम भी था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। तो कहती है कि कांग्रेस के साथ साथ जो है वो समाज के जो सुधार के जो कार्य हैं उससे भी वो जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। तो कहती हैं कि उनके जो पिताजी थे वो शिक्षा के केवल जो है उपदेश नहीं देते थे, बल्कि अपने घर में जो है 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को क्या करते थे? पढ़ाया भी करते थे। और जिनमें से बाद में जो है कई लोग जो है, कई जो उनके विद्यार्थी थे वो ऊंचे ओहदों पर जो है उनका सिलेक्शन हो गया था। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, यानी कि ये जो पहले जहाँ वो इंदौर में रहा करते थे, इनकी खुशहाली के दिन थे। अपने पिताजी के लिए कह रही है लेखिका। और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे, यानी कि वो जो है एक अच्छे इंसान है, इसकी भी काफी जो है चर्चा थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। ठीक है। तो अपने पिताजी का व्यक्तित्व बता रही हैं मनु भंडारी भी, लेखिका में बताती हैं कि वो किस प्रकार से थे। और कहते हैं कि यहाँ आने से पहले, अजमेर रहने से पहले वो इंदौर में रहा करते थे, यानी कि अभी वो प्रेजेंट में कहाँ पर हैं? वो अजमेर में है, लेकिन इससे पहले वो इंदौर में रहा करते थे। और इंदौर में उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो काफी अच्छी थी, उनका नाम था, काफी जो है अच्छे उनके समाज में जो है कम थे। कहते हैं वहां पर वो जो है लोगों को, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, बच्चों को घर में पढ़ाया भी करते थे। और 8-8, 10-10 बच्चे वहां रहते थे, जो कि बाद में जो है अच्छे पदों पर जो है उनका सिलेक्शन हुआ। अब कहती हैं एक और तो वो बेहद कोमल थे, संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी भी थे, अहमवादी भी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना देखा। कहती हैं कि ये सब तो मैंने सिर्फ सुना और देखा। कहती हैं तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए
थे, यानी कि पहले उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनको इंदौर से कहाँ आना पड़ा, अजमेर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से जो है हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया, यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, धन दौलत है, वो नहीं दिया, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है तो वो जो है सकारात्मक बातें करता है, और जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो फिर जो वो व्यक्तित्व है वो जो है धीरे धीरे उसका क्या होने लग जाता है, वो क्रोधी बन जाता है, क्योंकि परिस्थितियों के सामने उसको लड़ना पड़ता है, तो व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व भी परिवर्तन उसमें आ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति ने उनके जो सकारात्मक पहलू थे उसको भी निचोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि जो उनके अच्छे पक्ष थे, सकारात्मक, जहां वो पहले जो है एक दयालु किस्म के थे, संवेदनशील थे, वही जो है अब जो है उनकी स्थिति दूसरी होने लग गई। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण, यानी कि उनकी जो दशा है वो दिन प्रतिदिन जो है उनकी कमजोर होती गई, आर्थिक तंगी आने लग गई। कहती हैं सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका यह अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विशेषताओं का भागीदारी बनाए, यानी कि वो एक अहमी व्यक्ति भी थे, अहंकारी भी थे, कि वो अपनी जो है स्थिति को अपने बच्चों को भी नहीं बताते थे, और ना बताने के कारण जो है फिर बच्चों के साथ जो है उनका बिहेव जो है चेंज होने लग गया, उनका व्यक्तित्व चेंज होने लग गया। तो कहती हैं कि उनका जो अहम क्या था, अहम उन्हें जो है उनका जो अहम था उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं का भागीदारी बनाएं। कई बार हम अपनी आर्थिक स्थिति जब बच्चों से शेयर करते हैं तो कभी वो कम भी हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं नवाबी उनकी आदतें थी, अधूरी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, यानी कि जो वो चाहते थे, महत्वाकांक्षाएं आदमी जो इच्छाएं रखता है, जो उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाएं हैं वो हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद जो है हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती और थरथराती रहती थी। कहते हैं क्योंकि अब उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होने लग गई, लेकिन उनकी जो नवाबी आदतें हैं, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद जो है हाशिए पर सरकते चले जाने की जो यातना है वो क्रोध बन गया, और वो जो क्रोध है वो हमेशा किस पर बरसता था, वो माँ को कपाती और थरथराती रहती थी। अब वो जो क्रोध का जो शिकार है वो कौन बनती थी, वो लेखिका की माता जी बनती थी। ठीक है, अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी, यानी कि उनको जो है अपनों ने ही क्या कर दिया था, विश्वासघात की चोट दी थी। अब कहती है लेखिका कि अपनों के हाथों ही विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी, वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया, यानी कि वे पहले जो है आंख मूंद कर सब पर विश्वास किया करते थे, लेकिन उनके जो अपने थे उन्होंने उनको क्या किया था, आत्म जो है विश्वास उनका तोड़ा था, उनके साथ जो है विश्वासघात किया था। तो कहते हैं पिताजी को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था। अब देखिए क्या होता है, हम किसी को बहुत विश्वास से जो है अपनी चीजें देती हैं, अपने बातें शेयर करते हैं, और वही जो आपके साथ विश्वासघात करने लग जाए तो फिर हमारी जो वो विश्वास की आदत है अब जो है वो शक में परिवर्तित हो जाता है। तो यही जो है लेखिका के पिता के साथ भी हुआ था। पहले वो ऐसे व्यक्तित्व के आदमी थे कि वो सब पर विश्वास करते थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, ठीक है, लेकिन जब उनके अपनों ने ही उनके साथ क्या किया, विश्वासघात किया, तो अब जो है उनके पिता, लेखिका के जो पिताजी हैं, वे शक्की किस्म के इंसान बन गए थे। तो इतना उनको शक्की बना दिया था
कि जब तक हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते थे। कहती हैं कि जब तक हम, यानी कि कई बार जो है हम भी उस चपेट में आ जाते थे। किस चपेट में? शक की निगाहों में वो आप सबको देखने लग गए थे। ठीक है। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। तो मनु भंडारी लेखिका कहती हैं कि मैं अपने पिता का गुणगान इसलिए नहीं कर रही हूँ कि उनका गौरव गान उनको करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। यानी कि मेरे अंदर भी जो है कौन सी वो खामियां या खूबी आ चुकी है, या गुथी हुई है, या किसी अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। अब अपने बारे में बताती हैं कि जो है मेरे पिता का जो व्यवहार है, मैं इसलिए उनकी गाथा नहीं गा रही हूँ, उनके बारे में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे उनका गुणगान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनका जो व्यक्तित्व है या उनकी जो खूबी है, न जाने कौन सा व्यक्तित्व मेरे अंदर भी आ गया है, या अनजाने में जो है अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर जो है किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। ठीक है ना। तो कहती हैं आगे कि मैं काली हूँ, उनका जो रूप है वो काला है, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। तो देखिएगा, कहती हैं मैं काली थी और बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। ठीक है। तो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से जो है हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की जो ग्रंथि है वो पैदा तो नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। अब बचपन में उनके साथ क्या घटना हुई थी, वो क्या कहती हैं कि उनकी जो बहन थी वो गोरी थी, उनसे 2 साल बड़ी, सुशीला जिनका नाम था। लेकिन जो लेखिका है वो रंग में काली थी, दुबली पतली थी, मरियल टाइप की थी बचपन में। तो उनके पिता हर बात से जो है सुशीला के साथ लेखिका की तुलना किया करते थे, और कहती हैं कि यहाँ पर उनकी जो कमजोरी थी गोरा रंग, कि उनको काला रंग पसंद नहीं था। तो अपने ही बच्चे से जो है इस प्रकार की तुलना किया करते थे, अपनी ही बेटियों के साथ जो है इस प्रकार के भेदभाव किया करते थे उनके पिताजी। कहती हैं कि क्या मेरे अंदर जो शक की भावना है, मैं खुद को जो हूँ एक होनहार नहीं समझती हूँ, सब कुछ नाम मिलने पर भी, सम्मान मिलने पर भी और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। ठीक है। कहती है मेरे अंदर जो भाव है, जो हीन भावना आ चुकी है, क्या ये इसी का कारण तो नहीं है, या फिर मेरे पिताजी का कोई व्यक्तित्व है जो मेरे अंदर जो है ग्रंथि के रूप में जो है बस गया है। ठीक है। तो आगे कहती हैं कि आज भी परिचय करवाते समय जब मैं कोई विशेषण लगाकर, जब कोई कुछ विशेषण जो है विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने गढ़ने को ही आती हूँ। यानी कि एक बहुत बड़ी लेखिका होने के बाद भी उनके अंदर जो है ऐसी भावना जो है बचपन से भर गई थी कि आज भी उनके लिए कोई जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा जो की बातें करता है, तो उनके अंदर जो है एक संकोच सा जो है उनके अंदर आ जाता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, बल्कि ये तुक्के से हो गया है। तो ऐसी भावना जो है लेखिका के अंदर आ गई थी। उनके जो परिवार में उनके पिता ने उनके साथ जो बिहेव किया था, जो व्यवहार किया था, उसकी वजह से। तो कहती हैं मैं तो संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को आती हूँ। शायद अचेतन की किसी पर्थ के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपने, क्या कहती हैं कि शायद अचेतन की किसी, अब अचेतन क्या होता है, आपके मन में जो है बचपन में आपके मन में कोई ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं होती हैं जो आपके अचेतन मन में दब जाती हैं। तो कहती हैं अचेतन की किसी पर्त के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। यानी कि मुझे चाहे कितनी बड़ी उपलब्धियां क्यों न मिल जाए, मुझे भरोसा नहीं होता है कि ये उपलब्धि मेरे द्वारा ही हुई है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता।
अब लेखिका क्या कहती हैं कि मैं सब कुछ करने के बाद भी ऐसा सोचती हूँ कि सब कुछ ये मुझसे तुक्का ही लग गया है, ये वास्तव में मुझसे जो है मैं इसके लायक नहीं थी। पिताजी के जिस सख्ती स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने जो है खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके सख्ती स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है कि उनका जो स्वभाव था, क्या शायद उस वजह से जो है मैं भी अपने आप पर शक कर रही हूँ। ठीक है, तो अब लेखिका कहती हैं कि क्या उन्होंने मेरे साथ जो हीन भावना की जो अ, मेरे साथ जो व्यवहार किया, उसका ये परिणाम है कि मैं अपने आप को जो है अपनी उपलब्धियों पर ही मुझे स्वयं विश्वास नहीं होता है, या फिर उनका जो सखी स्वभाव था उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक जो है होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी के किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में जो है मुझ में है, यानी कि उनके जो कई गुण हैं वो मेरे अंदर हैं। ठीक है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षाओं के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर ही अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा हुआ है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूरी और दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का जो दबाव है भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्ति तो वो नहीं ही कर सकता है। पिता की ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब अपनी माता जी के बारे में बता रही हैं कि हमारे जो पिताजी थे उनकी बिल्कुल विपरीत थी उनकी बेपढ़ी यानी कि जो अनपढ़ उनकी माँ थी। अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य। जिस प्रकार से हम जो है धरती माता पर क्या करते हैं, बहुत सारे जो है अत्याचार भी करते हैं, तो वही चीजें यहाँ पर कहती हैं कि जो धैर्य धरती में है उससे ज्यादा ही जो है धैर्य उनकी माँ के अंदर था, और सहन शक्ति भी शायद उनमें। पिताजी की हर जो है ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े ही सहज भाव से स्वीकार करती थी। अब वो अपने माता जी का व्यक्तित्व यहाँ पर बताती हैं। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, यानी कि वो सब कुछ जो है अपने परिवार पर समर्पित थी, अपने पति और बच्चों के लिए जो है वो सब कुछ करती थी, चाहा नहीं केवल दिया ही दिया। तो कहती हैं कि उन्होंने किसी के से जो है कुछ नहीं चाहा, सिर्फ जो है एक समर्पित भाव से वो अपने परिवार के लिए थी। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था। क्यों क्यों था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब ये जो है अभी तक अपने बारे में बता रही थी, अपनी माता जी के बारे में बता रही थी। तो कहती है कि मेरे अंदर अपनी माता जी के जो आदर्श थे, मैं उन पर जो है नहीं, उनकी तरह मेरा जो व्यक्तित्व है वो नहीं बन पाया। कहती है कि पिता के गुण ही मेरे अंदर जो है ज्यादा आए, क्योंकि पिताजी ने जो एक हीन भावना का जो है उनकी बहन और उनके प्रति जो है वो क्या करते थे, उनमें जो है कंपैरिजन करते थे, उनसे तुलना किया करते थे। साथ में उनका जो सखी स्वभाव था, तो वो जो है उनके अंदर जो है एक कुंठा बन करके उनके अंदर बस गया था। अपनी उपलब्धियों को ही वो जो है ये नहीं मान पा रही थी कि ये उनकी है। उनको हमेशा ही ये लगता था कि ये उनकी एक तुक्का की वजह से जो है उनकी ये उपलब्धि उनको मिली है। तो आगे कहती हैं, अब अपने बारे में बता रही हैं कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। कितने भाई बहन थे लेखिका? 5 भाई बहनों में, और सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी, और उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। ठीक है,
सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म और पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में और गुड्डे गुड्डियों के जो ब्याह भी रचाए। तो ये खेल वो किया करते थे, आप लोगों ने भी किए होंगे पहले। तो पहले के जो लोग थे वो इसी प्रकार के खेल खिलाया करते थे। अब तो बच्चे मोबाइल में ही फोन खेलते हैं, खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार के जो है खेल खेलते थे वो पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, यानी कि जो मोहल्ला था वो पूरा अपने घर की तरह जो है माना जाता था। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने में इस आधुनिक दबाव ने जो है महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को जो है हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से जो है विच्छिन्न करके हमें कितना जो है संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। तो क्या कहती है यहाँ पर कि जहाँ वो रहा करती थी वो अपने पास पड़ोस जो है अनेक प्रकार के जो है वो खेल खेला करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि आज का जो आधुनिक का जो जमाना है वहाँ जो है लोग फ्लैट में रहा करते हैं, किसी को जानते नहीं है, पास पड़ोस कुछ नहीं है। लेकिन जो गांव और मोहल्ले का पहला जो जीवन था वो जो है बहुत अच्छा था। कहते हैं यहाँ पर मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोर अवस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उसमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। आगे कहती है लेखिका कि इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरने चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए जो है भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। ठीक है, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए, आगे बताती है लेखिका कि उस समय तक हमारे परिवार में जो है लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष। ठीक है, जैसे अब 18 साल हो गए हैं तो उस समय जो है 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक यानी कि 10 पास। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की जो छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। जब बड़े भाई बहन बाहर चले गए तो कहती हैं कि पहली बार मुझे जो है क्या हुआ, नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। अब परिवार में होता क्या है, पहले जब तक बड़े भाई बहन रहते हैं तो पेरेंट्स भी, माता पिता भी उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब छोटे बच्चे पर ज्यादा ध्यान जाता है। तो कहती है कि जब मेरे भाई बहन और जो मेरी बहन थी वो जो है उसकी भी शादी हो गई और भाई भी जो है बाहर चले गए, कोलकाता चली गई उनकी बहन, और उनके जो भाई हैं वो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। तो इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ।
ठीक है ना, क्योंकि अब ऊपर से भाई बहन नहीं है। तो अब कहते हैं पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। इससे पहले वो बड़े भाई बहनों पर ही ध्यान दिया करते थे। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जो है जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। अब उनके जो पिताजी थे, उस समय क्या कहा जाता था कि जो लड़कियां हैं उसको जो है शिक्षा के साथ साथ उनको अच्छी गृहिणी के साथ जो है कुशल पाक यानी कि खाना बनाने में भी उनको जो है कुशल होना चाहिए। तो उनके पिताजी का क्या आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे जो है हटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना उनकी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। ठीक है, आगे कहती है घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो जमावड़े थे होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय जो है सगल था। चाय पानी का या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वही जो है बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में जो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 में आंदोलन के बाद से जो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जो नीतियां थी उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के जो रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। ठीक है, अब कहती है तो 10वीं कक्षा तक आलम्ब यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। यानी कि अब वहां पर राजनीतिक पार्टियां आती थी तो वो बहस करती थी और वे जो है इनको सुना करती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ। ठीक है, अब आगे कहती है लेखिका, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। कौन? अब अपनी प्राध्यापिका के बारे में बताती हैं जिनका नाम है शीला अग्रवाल। ठीक है, उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया था। यानी कि उनकी जो प्राध्यापिका थी उन्होंने उनको साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। ठीक है, खुद चुन चुन कर किताबें दी और पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतने न बीतते साहित्य की दुनिया में जो है शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र और अज्ञेय यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी का छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट जो है किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था और अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी उन्होंने पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पड़ा तो उससे मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। ठीक है, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का जो त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस जो है उम्र में जितना समझ सकती थी समझ।
तो ये जो है प्रमुख उन्होंने उस समय जो है अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के जो है अंडर में रहते हुए ये जो साहित्य है वो उन्होंने जो पढ़ी। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि आगे कहती हैं घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहीं से खींचकर उसे भी जो है स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46 और 47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे ही घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, क्योंकि उस समय जो है ये स्वतंत्रता का दौर था, तो उस समय आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। तो कहती हैं कि उस समय जो है घर में बैठना जो है क्या संभव था भला। कहती हैं कि वे स्थितियां उनसे वैसे ही घर में बैठे रहना सब जो है संभव था भला। प्रभात फेरियां होती थी, हड़तालें होती थी, जुलूस निकाले जाते थे, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ जो है इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था, क्योंकि वो स्वतंत्रता का दौर था, ठीक है। तो सभी जगह जो है आंदोलन जोर शोर से चल रहा था, हड़तालें हो रही थी, जुलूस जो है निकाले जा रहे थे, भाषणबाजी हो रही थी हर शहर में, ठीक है। तो यहाँ पर कहती हैं कि उस समय का दौर था, क्योंकि स्वतंत्रता जो है उस समय हमारा भारत हुआ था। तो आगे कहती हैं अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया और स्थिति यह हुई कि एक जो है बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें जो है करवाती और लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद जो है बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से जो है टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ। राजेंद्र से शादी की और तब तक वह चलता ही रहा। तो कहती है कि उनका जो पिताजी के साथ जो है वो क्या करने लग गई थी, उनके साथ जो है वो टक्कर लेने लग गई थी, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि वो घर में ही जो है अपने दायरे में ही रहें, स्वतंत्रता उनको कम थी, लेकिन उन्हें तो जो है उन जुलूसों में उन जो उनकी वहां पर उस समय जो नारेबाजी चल रही थी उनके साथ जो है वो शामिल हो गई थी। अब आगे कहती हैं कि यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। ठीक है। तो इसमें क्या कहती हैं कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और घर में भी। पिताजी की आजादी की जो सीमा थी वो यही तक थी कि उनकी उपस्थिति घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती और हड़तालें करवाती। कौन? जो लेखिका है। लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती और लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। किसके लिए? उनके पिता के लिए। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, क्योंकि अब लेखिका भी जो है किसी की दी हुई आजादी में नहीं रहना चाहती थी, वे भी जो है आजाद रहनी चाहती थी। अब कहती हैं जब रंगों में लहू की जगह जो है लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह जो है तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले जो उनके पिताजी थे, पहले जो अपने पिताजी से डरती थी, से टक्कर लेने का जो सिलसिला हुआ तब शुरू हुआ जब राजेंद्र से जो है शादी की। तब तक वह चलता ही रहा। ठीक है। अब आगे इसको आगे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है।
तो ये थी मनु भंडारी की आत्मकथ्या, जिसमें वो अपने बारे में, अपने पिताजी के बारे में और साथ में अपनी माताजी के व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।